अपन पढ़ेंगे पहले, अपन स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 4। पहले पढ़ेंगे फिर दिखाते। अरे क्या होगा, क्या मैं शीट दिखाऊंगी, फिर मैं भावनाओं में बह जाऊंगी, फिर मैं फ्लो में इतना बोलती जाऊंगी। और फिर वो 1 घंटा 1.5 घंटा शीट्स में ही पार हो जाएगा। पहले पढ़ेंगे। नितिन सर ज्यादा बोलते नहीं है, मैं बहुत बोलती हूँ शीट देते हुए। पहले पढ़ेंगे फिर फ्री माइंड से आराम से शीट्स देखेंगे। मैं उन्हें अपना दिमाग आ जाएगा बच्चे। तो पार्टी मुझे भी दे रहे हो क्या? फिर देखेंगे। चलो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 दैट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। बच्चों कॉर्पोरेट लेवल कौन सा लेवल हुआ करता था? टॉप लेवल, जहां क्या होते थे? सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के काम क्या क्या होते थे? कल ही बताया था मैंने, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना, उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाना, रिसोर्सेज एलोकेट करना, लीडरशिप प्रोवाइड करवाना। जो फुल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचते हैं, और वो लोग जो कॉर्पोरेट लेवल जो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, उसी स्ट्रैटेजीज को क्या कहा जाता है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज कहा जाता है। इस चैप्टर में अपन बेसिकली 4 तरीके की स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज 4 तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं: स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी बच्चों, स्टेबिलिटी नाम से क्या समझ में आता है? स्टेबल मतलब आप जहां हो वहां तो रहो, आप आगे। ये इंट्रोडक्शन है, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब आप जहां हो आप वहां तो रहो, आगे चाहे बढ़ पाओ नहीं बढ़ पाओ, पर एटलीस्ट अपन जहां हैं अपन वहां तो रहे। तो सबसे पहली मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो कौन सी स्ट्रैटेजी है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप स्टेबल रहो। स्टेबल मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ, जहां हो वहां तो रहो। कभी भी अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो पीछे भी मत जाओ, जो हो एटलीस्ट वहां तो रहो। बेसिक ऑब्जेक्टिव हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? कि उसको स्टेबल रहना है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मतलब हम फोकस किस पे करते हैं? हमारे कोर प्रोडक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं हम सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं, हम उसी को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसी की और क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। मतलब कुछ भी नया नहीं कर रहे। जो मैं बेच रही थी ना, मैं वही बेच रही हूँ। मैं EIS-SM पढ़ा रही थी, मैं आज भी EIS-SM ही पढ़ा रही हूँ, कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही। बस मैं इसी को और इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहती हूँ। इसे क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। कई लोग तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को डू नथिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। डू नथिंग मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे, जो चल रहा है आप उसी को चला रहे हो, मतलब कुछ नहीं कर रहे। बट ये डू नथिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती है। यहाँ आप क्या चाहते हो कि जो कोर प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे थे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस था, उसी में आपको क्या एक यूनिक पोजीशन अचीव करनी है। यूनिक पोजीशन आप कैसे अचीव करोगे? इंप्रूव करोगे आप, चाहे आप अपनी क्वालिटी में इंप्रूव कर कर आप यूनिक पोजीशन को अचीव कर सकते हो। आप कस्टमर सर्विसेज को और अच्छा कर कर आप यूनिक पोजीशन को इंप्रूव कर सकते हो।
यूनिक पोजीशन हमें अचीव करनी है। यूनिक पोजीशन आप कैसे अचीव कर सकते हो? चाहे आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर अपने कस्टमर सर्विस, अपने R&D, डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा कर यूनिक पोजीशन को अचीव कर सकते हैं। यहाँ 2 फंडामेंटल्स पे फोकस किया जाता है कि आप सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में सर्व कर रहे हैं और उसी को और क्या कर रहे हैं, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होती है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मतलब मेरा बेसिक एम क्या है, मैं स्टेबल रहूं, जहां हूं मैं वहां रहूं। अपन अपने कोर प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी पे फोकस करते हैं, उसी को और इंप्रूव करने की यहाँ पे कोशिश करते रहते हैं। बहुत लोग इस स्ट्रैटेजी को डू नथिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, बट ये डू नथिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। यहाँ पे आप उसी प्रोडक्ट में अपनी एक यूनिक पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं। वो यूनिक पोजीशन आप कैसे अचीव करेंगे? अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव कर अपना R&D डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव कर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के? यहाँ पे सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। मेरा बिजनेस सेम, जिसमें मैं काम कर रही थी वो भी वही, मैं जो प्रोडक्ट बेच रही थी मेरा वो भी सेम है, मेरा मार्केट भी सेम है, मेरे फंक्शंस भी सेम है और मेरे लेवल ऑफ एफर्ट, जितनी मेहनत पहले कर रहे थे ज्यादातर मेहनत उतनी ही नए उसमें भी करते हो। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में सब कुछ सेम है, आपका बिजनेस सेम, मार्केट सेम, फंक्शन सेम, आपका लेवल ऑफ एफर्ट सेम, आपका प्रोडक्ट सेम, सब कुछ सेम। इस स्ट्रैटेजी में मेन एम क्या होता है कि मुझे मेरी एफिशिएंसी को और बढ़ाना है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को और इंप्रूव करना है। यहाँ बिजनेस का कोई रीडेफिनेशन नहीं होता। रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस मतलब पहले भी मेरे अंडर अगर 4 लेबर काम कर रहे थे तो आज भी मेरे अंडर कितने लेबर काम कर रहे हैं? 4 लेबर्स ही काम कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं हो रहा। पहले भी मेरे पास कैपिटल में 2 मशीन थी तो आज भी कैपिटल में मेरे पास क्या है? 2 ही मशीन है। आप कुछ भी नया नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं करते तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क होने के चांसेस भी क्या होते हैं? बहुत कम हो जाते हैं। कुछ नया नहीं कर रहे तो रिस्क भी कम है और कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स भी आप नहीं करते। फेयरली फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड स्ट्रैटेजी, बहुत लोग इसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो जो इतने सालों से वो चलता आ रहा है, वो उसी बिजनेस को काम करते जाते हैं। इस स्ट्रैटेजी से आपकी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हो बट बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते आप। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस स्ट्रैटेजी के? सब कुछ सेम, बिजनेस सेम, प्रोडक्ट सेम, मार्केट सेम, फंक्शन सेम, लेवल ऑफ एफर्ट्स सेम। यहाँ पे हमारा एम क्या होता है कि हमें हमारी एफिशिएंसी को और इंक्रीज करना है। यहाँ कोई रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो रिस्क भी कम। रिस्क कम तो आपकी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेजर रीजंस ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, आप कब अडॉप्ट करते हो और कब अडॉप्ट करनी चाहिए आपको स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी? जब आपका प्रोडक्ट जो है वो मैच्योर स्टेज में पहुंच चुका हो। मैच्योर स्टेज कौन सी थी बच्चों? अरे मैच्योर स्टेज कौन सी थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की? जब स्टिफ कंपटीशन हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते, प्रॉफिट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, सेल्स भी कम होने लग जाती हैं, तो उस स्टेज को क्या कहते थे? मेच्योरिटी वाली जो स्टेज होती है उसे मेच्योर कहते हैं। तो जब प्रोडक्ट मेच्योर स्टेज पे, तो आप क्या चाहते हो? हम स्टेबल रहे, एटलीस्ट हम जहां हैं वहां रहे, हम नीचे तो ना गिरे। बहुत रिस्क बहुत कम है, चेंजेस बहुत कम है, तो लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। लो स्टाफ है जो चलता आ रहा है, अगर उसको मैं बोलूंगी ना चेंज करने के लिए तो लोग एक बार घबराते हैं, नहीं चेंज मत करो, जो चल रहा है वो चलने दो। क्यों? क्योंकि उसमें आप बहुत कंफर्टेबल जोन बहुत आ जाता है आपका। तो इसमें रिस्क भी कम है, इसमें चेंजेस भी कम है और कंफर्टेबल ज्यादा हो। जब एनवायरमेंट स्टेबल हो, स्टेबल मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हो एनवायरमेंट में, तब आप कौन सी स्ट्रैटेजी काम में लेते हैं? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी काम में लेते हैं। एक्सपेंशन यहाँ पे होना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हो सकता। और लास्ट जो पॉइंट है वो कट कर देना यहाँ पे। तो रीजंस क्या है आपके स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के? कब कब आप स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करोगे बच्चों? कब अडॉप्ट करोगे? जब प्रोडक्ट मैच्योर स्टेज में पहुंच चुका हो, रिस्क कम लेना है आपको, चेंजेस कम फील करना है आपको, कंफर्टेबल रहना है, तब एनवायरनमेंट भी स्टेबल है और एक्सपेंशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर। तो पहली स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट लेवल की पहली स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी थी? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब बेसिक एम मेरा क्या होता है? मुझे स्टेबल रहना है, मतलब यहाँ मैं मेरे सेम कोर प्रोडक्ट पे ही फोकस करती हूँ, उसी को और इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहती हूँ। बहुत लोग इस स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं? डू नथिंग स्ट्रैटेजी।
बट ये डू नथिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को इंप्रूव करते हो। कैसे? क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, R&D, डिस्ट्रीब्यूशन को और इंप्रूव करते रहते हो। यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ पे सेम प्रोडक्ट, बिजनेस, मार्केट, फंक्शंस, लेवल ऑफ एफर्ट, सब कुछ सेम। जो चल रहा है इतने सालों से वही चलता आ रहा है, नया कुछ नहीं करते, नया नहीं करते। तो यहाँ पे एम क्या है मेरा कि मेरी एफिशिएंसी जो है, काम करने की क्षमता, वो बढ़नी चाहिए। कोई रीडेफिनेशन नहीं है, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो रिस्क कम तो ग्रोथ भी कम हो जाएगी इस स्ट्रैटेजी में। रीजंस, आप कब अडॉप्ट करते हो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी? जब प्रोडक्ट मेच्योर स्टेज में हो, कंफर्टेबल आप फील कर रहे हो, रिस्की कम है ये स्ट्रैटेजी, एनवायरनमेंट इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्टेबल एनवायरनमेंट और एक्सपेंशन होने के चांसेस कम है यहाँ पे। ये है आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल की ही नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी है बच्चों? ग्रोथ या फिर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी है? ग्रोथ एक्सपेंशन। हर एक बिजनेस यही चाहता है कि हम आगे तो बढ़े, हम जहां हैं हमें उससे आगे बढ़ना सबका एम होता है। तो आप आगे तीन तरीके से बढ़ सकते हो। आप सेम प्रोडक्ट नए मार्केट में बेच रहे हो, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, या आप एक्वायर या मर्ज कर रहे हो। सेम प्रोडक्ट नए मार्केट में बेचना, ये तो बहुत बेसिक तरीका है एक्सपेंशन करने का, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच करना, ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफिक एरिया कवर करना, बहुत बेसिक तरीका होता है। उससे आप आगे, हर कोई उससे आगे बढ़ना चाहता है। कि मेरा माल झुंझुनू में बेच रही थी, वहां मेरा अच्छा खासा माल, मेरा बिजनेस सेटअप है, लोग खूब खरीद रहे हैं, तो मैं क्या चाहूंगी धीरे एक टाइम के बाद कि झुंझुनू के बाहर भी निकलूं, मैं रीच, ज्यादा लोगों को रीच करूं, ज्यादा लोगों तक मैं मेरा सामान पहुंचाऊं, ज्यादा ज्योग्राफिक एरिया में कवर करूं। तो ये बहुत बेसिक तरीका एक्सपेंशन करने का, कि आप अपना सेम प्रोडक्ट नए मार्केट में बेच रहे हैं। दूसरा तरीका एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। बच्चों डाइवर्सिफिकेशन मतलब न्यू, कुछ भी नया करना, कुछ भी नया करना, उसे क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। बहुत लोग इससे सेटिस्फाई नहीं है कि सेम प्रोडक्ट, सपोज मैं शर्ट्स बेचती थी, तो शर्ट्स पहले मैं झुंझुनू में बेचती थी, अब मैंने शर्ट्स जयपुर में बेचने लग गया। पर सिर्फ शर्ट बेचने से मुझे एक लिमिट तक का ही प्रॉफिट हो सकता है, एक लिमिट के बाहर मुझे प्रॉफिट नहीं हो सकता, चाहे मैं पूरा इंडिया ही क्यों ना कवर कर लूं। तो बहुत लोग उस ग्रोथ से सेटिस्फाई नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं? डाइवर्सिफाई करते हैं। डाइवर्सिफाई मतलब वो नया प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं नए मार्केट में। नया प्रोडक्ट, अब जो नया प्रोडक्ट है वो रिलेटेड भी हो सकता है और वो अनरिलेटेड भी हो सकता है। मैं सिर्फ शर्ट्स बेचकर जो प्रॉफिट हो रहा है उससे मैं खुश नहीं हूं, मुझे और ज्यादा पैसा कमाना है, तो मैं शर्ट्स के साथ क्या बेचने लग गई? जीन्स। तो वो क्या हो गया? रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, कि जो नया प्रोडक्ट है वो पुराने से क्या करता है? रिलेट करता है। मेरे को शर्ट्स का बिजनेस तो मैंने खोल ही रखा था, मैंने सोचा चलो मैं रेस्टोरेंट्स भी खोल लूं, रेस्टोरेंट्स ओपन करती हूँ। आजकल बहुत यंगस्टर्स जो हैं वो रेस्टोरेंट्स में बहुत खाना खाने जाते हैं, तो मेरी कमाई बहुत ज्यादा हो सकती है। तो मैंने जो नया बिजनेस किया वो पुराने वाले से कंप्लीटली अनरिलेटेड था। तो एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू भी एक्सपेंशन कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कुछ भी नया करना, और जो नया कर रहे हो वो पुराने वाले से रिलेट भी कर सकता है और अनरिलेटेड भी हो सकता है। तीसरा एक्सपेंशन का जो तरीका है वो कौन सा है? एक्विजिशन एंड मर्जिंग। बच्चों मर्जिंग मतलब क्या होता है? दो कंपनीज मिलकर एक साथ काम कर रही हैं। एक्वायर मतलब टेक ओवर कर लिया। इनमें से कौन सा प्रोसेस फ्रेंडली और कौन सा अनफ्रेंडली है? मर्जिंग फ्रेंडली, एक्विजिशन फ्रेंडली प्रोसेस नहीं होता। सबसे फास्टेस्ट तरीका, अगर आपको सबसे जल्दी आगे बढ़ना है, तो सबसे जल्दी ग्रो करना है, तो सबसे फास्टेस्ट तरीका कौन सा होता है? एक्वायर कर लो या मर्ज कर लो। बट इसमें पैसा भी, मनी भी, इसमें फंड्स भी क्या लगेंगे? सबसे ज्यादा लगेंगे। तो एक्सपेंशन करने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं, कि आप सेम प्रोडक्ट नए मार्केट में बेच रहे हो, नया ज्योग्राफिक एरिया आप कवर कर रहे हो। सेकेंड एक्सपेंशन करने का तरीका क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन, कि मैं कुछ नया प्रोडक्ट बेच रही हूँ, वो नया प्रोडक्ट पुराने वाले से रिलेट भी कर सकता है और अनरिलेटेड भी हो सकता है।
और तीसरा तरीका आगे बढ़ने का क्या हो सकता है, एक्सपेंशन थ्रू मर्जिंग एंड एक्विजिशन। ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है, सबसे जल्दी शॉर्टकट तरीका है अगर आपको बहुत जल्दी एक्सपैंड करना है। बट सबसे ज्यादा पैसा भी कहाँ खर्च होता है, मर्जिंग एंड एक्विजिशन में आपका सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज अपन पढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट लेवल मतलब जो टॉप लेवल आपकी स्ट्रैटेजीज बनाएगा। टॉप लेवल या तो स्टेबिलिटी की स्ट्रैटेजी बनाएगा या फिर ग्रोथ की स्ट्रैटेजी। ग्रोथ करने के तीन तरीके, सेम प्रोडक्ट नए मार्केट में बेच दिया, या फिर डाइवर्सिफाई कर दिया, या फिर आपने क्या किया, मर्जिंग या एक्विजिशन किया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी, जो ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, इट इज द अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे, यहाँ पे कोई रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस नहीं होता, जबकि यहाँ पे रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस होता ही नहीं होता बच्चों, होता है। पहले 4 लेबर काम करे तब 10 लेबर काम कर रही हूँ, पहले जीन्स बेच रही थी अब शर्ट्स भी बेच रही हूँ। चाहे किसी भी तरीके से एक्सपेंशन में करूं तो मेरा बिजनेस की जो डेफिनेशन है, कल पढ़ा था अपन ने बिजनेस डेफिनेशन, हाँ कहाँ, स्ट्रैटेजिक इंटेंट के 5 एलिमेंट्स पढ़े थे, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। बिजनेस डेफिनेशन क्या था, आज लर्न नहीं करके सुन लेती तो सुनना पड़ेगा, मतलब ठीक है। चलो बताओ बिजनेस डेफिनेशन क्या होता है। मार्केट, प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी किस पे काम कर रहे हैं, और अगर बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना है तो भी डेफिनेशन देखकर ही रीस्ट्रक्चर कर पाते थे। और बिजनेस मॉडल क्या होता था बच्चों, स्ट्रैटेजी जो बिजनेस फॉलो करता था उसे क्या कहते थे, बिजनेस मॉडल कहते थे। ऐसे मत करो, पढ़कर आया करो, लर्न कर कर आया करो। करते हैं, आज तो एकदम ब्लैंक बैठे हो। एक्साइटमेंट होना चाहिए, वाओ मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो हाँ जी, तो बिजनेस नो रीडेफिनेशन, स्टेबिलिटी में कोई रीडेफिनेशन नहीं होता, यहाँ होता है। यहाँ कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जबकि यहाँ पे क्या होता है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे रिस्क क्या है, कम, यहाँ पे रिस्क क्या है, ज्यादा, यहाँ पे रिवॉर्ड्स क्या है, कम, और यहाँ पे रिवॉर्ड्स क्या है, ज्यादा। तो इट इज एन अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। एक्सपेंशन अपोजिट क्यों है स्टेबिलिटी के, क्योंकि स्टेबिलिटी में रिवॉर्ड्स भी कम थे जबकि एक्सपेंशन में रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है। स्टेबिलिटी में रिस्क भी कम था जबकि एक्सपेंशन में रिस्क भी ज्यादा है। यहाँ पे रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस होता है, वहां नहीं होता था। यहाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, नया बिजनेस, नया प्रोडक्ट, नए मार्केट में, वहां कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं होता था। ये ट्रू ग्रोथ स्ट्रैटेजी, एक्चुअली अगर आपको ग्रो करना है तो कौन सी स्ट्रैटेजी काम में लेनी चाहिए, एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रैटेजी। मोस्ट फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड जेनरिक स्ट्रैटेजी है ये, मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्टेबिलिटी में भी आया था और एक्सपेंशन में भी आया था। सिर्फ सोच का फर्क है। स्टेबिलिटी जहां आपको रिस्क कम लेना हो वहां वो लोग स्टेबिलिटी काम में लेते हैं, जिनको आगे बढ़ना है वो लोग कौन से काम में लेते हैं, एक्सपेंशन। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी यही है। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी दो तरीके से अपन एक्सपेंशन पढ़ेंगे, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इसका डायग्राम अपने बुक में नहीं है, अभी देखते हैं। रीजंस, आप कब ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को कब अडॉप्ट करोगे, रिस्क, रिवॉर्ड्स, रीडेफिनेशन, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। रिवॉर्ड्स REW, रिवॉर्ड्स। हाँ जी बच्चों, रीजंस अपन कब काम में लेंगे, ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी आप कब काम में लोगे,
कभी एनवायरनमेंट डिमांड करता है कि आगे बढ़ना ही है, एनवायरनमेंट मांग रहा है कि आगे बढ़ना ही है, इंपेरेटिव कंपल्सरी हो जाता है, तब आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। कई बार जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होते, उनको ग्रो कर ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो वो ग्रो कर लेते हैं। एक्सपेंशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट। अगर आप एक्सपैंड करोगे तो अपना मार्केट पे ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन गेन कर पाओगे, और आपको एक्सपीरियंस कर्व और स्केल ऑफ ऑपरेशन का फायदा मिल सकता है अगर आप एक्सपैंड करते हो। एक्सपीरियंस कर्व क्या था? और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, कॉस्ट पर यूनिट कम। तो अगर एक्सपैंड करेंगे तभी तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी और कॉस्ट पर यूनिट कम होगी, उसका भी फायदा में मिल सकता है। तो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी आप कब कब काम में लेते हो? रीजन क्या है? जब एनवायरनमेंट डिमांड कर रहा है, जब मुझे सेटिस्फैक्शन एक्सपेंशन से ज्यादा मिलेगा, जब मैं मार्केट को ज्यादा टेक ओवर करना चाहती हूँ या इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मैं फायदा उठाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को काम में ले लूंगी। टाइप्स ऑफ ग्रोथ या फिर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, ये डायग्राम बुक में बना हुआ नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ ग्रुप। आप लोग मतलब हर क्लास में विश करते हो क्या? बच्चों मैंने 2 डायग्राम्स आपको भेजे हैं, अरे मैंने 2 डायग्राम्स आपको ग्रुप में भेजे हैं, आप लोग वो डायग्राम्स अपनी बुक में ड्रॉ कर लेंगे। देखो ग्रोथ का ऊपर वाला डायग्राम है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी कौन सी हम पढ़ने वाले हैं। 2 तरह की ग्रोथ होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नहीं मैंने अभी भेजा है लेटेस्ट, 2 फोटो भेजी है ग्रुप में, मिल जाएगी। अरे बच्चों ध्यान दो, ग्रोथ आप 2 तरीके से कर सकते हो, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल में आपका आएगा इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में 3 पढ़ेंगे अपन, पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डाइवर्सिफिकेशन में आप 4 पढ़ोगे, वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। और एक्सटर्नल में 2 होते हैं, मर्जिंग एंड एक्विजिशन एंड स्ट्रैटेजिक अलायंस। वर्टिकल इंटीग्रेशन भी 2 होते हैं आपके, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये डायग्राम है, ये सारी स्ट्रैटेजीज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में 2 आते हैं आपके, एक तो आता है इंटेंसिफिकेशन और एक आता है आपका डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में आपके 3 आते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन क्या था? मार्केट, वेरी गुड। मार्केट डेवलपमेंट क्या था? न्यू मार्केट। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या था? न्यू प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। ये आपको आता है ऑलरेडी, अगर आपसे इंटेंसिफिकेशन पूछा जाए तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये टेबल क्या है? एग्जाम्पल है पेनिट्रेशन की, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन की। तो इसमें से आप दो एग्जाम्पल आप लोग याद कर सकते हैं। अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब बच्चों क्या होता है? कुछ भी नया करना। अब जो नया कर रहे हो, नया प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो नया प्रोडक्ट आपका रिलेटेड भी हो सकता है और अनरिलेटेड भी हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन भी 4 तरीके के होते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन,
कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कहीं पे ये वर्ड आया था अपना वर्टिकल इंटीग्रेशन, मैंने कहा था अभी छोड़ दो, मैं बाद में पढ़ाऊंगी। एक्सटर्नल लिंकेजेस में अपन ने मैनेजिंग लिंकेजेस में इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में पढ़ा था वर्टिकल इंटीग्रेशन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और मर्केंडाइजिंग एक्टिविटीज को भी चेक रखना था, ऐसा कुछ था। अरे अब सुनो, अच्छे से समझना है, ये कंसेप्ट समझा रही हूं मैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, वर्टिकल लाइन कौन सी लाइन होती है? जो वाई एक्सेस वाली लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सेस वाली लाइंस होती हैं। इंटीग्रेट मतलब कनेक्ट करना, दो बिजनेस को ज्वाइन करना। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कुछ भी नया करना। सपोज मैं क्या बनाती हूँ? गाड़ियां, कार बनाती हूँ, ठीक है। अब कार बनाने के लिए आपका रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा? कार बनाने के लिए आपका मेटल लगेगा, कार बनाने के लिए आपका ग्लास लगेगा, कार बनाने के लिए आपका कार को कलर करोगे वो पेंट लगेगा, ठीक है, ये लगेंगे, ठीक है। अब कार मैं बेचूंगी तो मैं डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचती, मैं कार क्या करती हूँ? डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचती हूँ। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? उस गाड़ी को कस्टमर को बेच देता है। इसी तरीके से कुछ चेन चलती है बच्चों, इसी तरीके से चेन चलती है। ये लाइन वर्टिकल लाइन हुई, वर्टिकल लाइन में चल रहा है। अगर मैं जो नया प्रोडक्ट बना रही हूं वो नया प्रोडक्ट इस वर्टिकल इंटीग्रेशन में से ही कोई प्रोडक्ट बना रही हूं, इस वर्टिकल लाइन में से कोई बना रही हूं, तो उसे वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। कार बनाने के लिए मेटल में बाहर किसी और फैक्ट्री से खरीद रही थी, उसकी जगह मैंने क्या कर दिया? खुद की फैक्ट्री डाल दी, उसकी खुद की फैक्ट्री डाल दी। मेरा नया प्रोडक्ट कौन सा हो गया? मेटल का। जो रॉ मटेरियल मुझे चाहिए था बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल मैं खुद बनाने लग गई। डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने की जगह मैंने खुद का रिटेल आउटलेट खोल दिया। कोई मनाही थोड़ी ना है, मैं खोल सकती हूँ, और मैं डायरेक्टली कस्टमर को बेच रही हूं। तो इस तरीके के डाइवर्सिफिकेशन को क्या बोला जाता है? वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। आप रॉ मटेरियल खरीद नहीं रहे, आप खुद बनाने लग गए। नया प्रोडक्ट कौन सा हो गया? रॉ मटेरियल वाला। आप फिनिश गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बेच रहे, आप खुद फाइनली कस्टमर को वो फिनिश गुड्स आप बेच रहे हो। तो जो वर्टिकल लाइन में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनसे सामान खरीदने की जगह अपन खुद वो सामान बेचने लग गए, तो उसे क्या कहते हैं? वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन कह देते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन पे काम करते हैं, इससे बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करता है। हॉस्पिटल्स खुद का लेबोरेटरी, उनको लेबोरेटरी चाहिए होती है हॉस्पिटल्स को कुछ भी टेस्ट कराना है, तो बाहर किसी लैब से टेस्ट कराओ, इसकी जगह हॉस्पिटल्स क्या करते हैं? खुद की लैब खोल देते हैं, खुद का मेडिकल स्टोर खोल देते हैं कि कस्टमर बाहर से नहीं खरीदे, हमसे ही खरीदे। तो वो नया प्रोडक्ट जो है वो उनकी वर्टिकल लाइन, वो उनकी सप्लाई चेन में इंक्लूडेड है। सप्लाई चेन मतलब फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? सप्लाई चेन। मतलब यहाँ सप्लाई चेन में कलर से लेकर कस्टमर तक जितने भी लोग आएंगे, जितनी भी कंपनीज आएंगी, जितने भी डिपार्टमेंट्स आएंगे, सब किसके अंदर आ जाएंगे? सप्लाई चेन के अंदर। तो अगर आप अपना कस्टमर मतलब कस्टमर तक पहुंचेगा तब तक को कहते हैं सप्लाई चेन कह देते हैं। तो अगर रॉ मटेरियल खरीदने की जगह खुद बनाने लग गए, सप्लाई चेन का सामान अपन खुद नया प्रोडक्ट वही है जो सप्लाई चेन का पार्ट है, तो उसे क्या कह देते हैं? वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन कह देते हैं। अब ये कार बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो मेटल भी खुद बनाने लग गई। तो मेटल बनाने के लिए वो पीछे जा रही है, आगे जा रही है? इस लाइन में अगर आप देखोगे तो पीछे जा रही है। तो अगर आप अपने रॉ मटेरियल्स खुद बनाते हो तो उसे क्या कह देते हो? बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं फॉरवर्ड और एक होते हैं बैकवर्ड। अगर
आप अपने सप्लायर्स को खुद कंट्रोल कर रहे हो। खुद कंट्रोल करने का मतलब सप्लायर से खरीदने की जगह वो सामान मैं खुद बनाने लग गई, तो उसे मैं क्या कहूंगी, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। डिस्ट्रीब्यूटर्स की जगह वो खुद का आउटलेट खोल रहा है, तो इसमें आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं बच्चों? आगे जा रहे हैं, तो इसे मैं क्या कहूंगी, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। कि आप अपने कस्टमर्स को खुद कंट्रोल कर रहे हो। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को सामान नहीं बेच रहे, आप किसको, डायरेक्टली रिटेल आउटलेट खोलकर डायरेक्टली कस्टमर को सामान सेल आउट कर रहे हो। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब आप अपने जो प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब नया प्रोडक्ट, तो जो भी नया प्रोडक्ट होगा वो मेरी सप्लाई चेन का ही पार्ट है, तो मैं क्या कहूंगी, उसे वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन कह दूंगी। वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके का होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर आप अपने सप्लायर्स को खुद कंट्रोल कर रहे हो तो उसे क्या कहूंगी, बैकवर्ड। और अगर आप अपने कस्टमर्स को खुद कंट्रोल कर रहे हो तो उसे मैं क्या कहूंगी, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन कह दूंगी। अगर अपन अपना वर्टिकल इंटीग्रेशन बच्चों करते हैं तो उससे कार वाली कंपनी को क्या क्या फायदे मिलेंगे, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? रॉ मटेरियल कन्वीनियंस, मतलब उसकी होल्ड अप जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। अगर मैं किसी और से रॉ मटेरियल खरीदती, तो मेटल वाले से अगर मैं खरीदती तो वो कहता मैं 10 दिन बाद गाड़ी लगा सकता हूँ, आज समय नहीं है। पर अगर मैंने खुद की फैक्ट्री डाल रखी है और मुझे 2 दिन के अंदर मेटल चाहिए, तो मैं ओवरनाइट मेरे लेबर से काम करवाकर वो रॉ मटेरियल 2 दिन के अंदर तैयार कर सकती हूँ। तो होल्ड अप मतलब जो वेट करने की जो दिक्कत पहले आती थी वो खत्म हो गई। और क्या फायदे मिले? आपकी जो कॉस्टिंग है वो कम आएगी, क्योंकि वो बंदा तो सामान बेच रहा था तो प्रॉफिट भी जोड़ रहा था। अब यहाँ पे जो कॉस्टिंग आ रही है उसी पे मैं मेरा रॉ मटेरियल काम में लूंगी, तो मेरा जो फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट है वो कम आ जाएगी। और क्या फायदे मिले? प्रॉफिट, कॉस्ट कम तो वही प्रॉफिट ज्यादा हो गया। और क्वालिटी बहुत अच्छी मेरी मेंटेन हो सकती है। अगर मैं किसी और से सामान खरीदती और मैं उसको बोलती कि ये क्वालिटी का दो, पर फिर भी कुछ ना कुछ 19-20 रह जाता है, पर मुझे पता है मेरे कस्टमर को इस क्वालिटी का सामान चाहिए, तो मैं उसी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खुद बनाऊंगी और खुद उस पर फिनिश गुड्स बना दूंगी, तो मेरे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी। और क्या फायदा हुआ? आपके जो कस्टमर्स हैं वो हैप्पी रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कम प्राइस पे वो सामान मिल सकता है। बीच में डिस्ट्रीब्यूटर हट गया तो डिस्ट्रीब्यूटर की जो लगने वाली जो कॉस्ट थी वो खत्म हो गई। डायरेक्टली रिटेल आउटलेट खोलकर डायरेक्टली बेच रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो कस्टमर को उसकी वजह से फायदा रहेगा, कस्टमर भी खुश, और आप डायरेक्टली कस्टमर्स का फीडबैक खुद ले सकते हैं। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आप अपनी सप्लाई चेन को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। आपका जो नया प्रोडक्ट है वो सप्लाई चेन का ही पार्ट है, नया प्रोडक्ट आपका। अगर आप अपने सप्लायर्स मतलब रॉ मटेरियल्स को कंट्रोल करते हैं तो उसे कहते हैं बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, और अगर आप अपने कस्टमर्स को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन कह देते हैं। इसके फायदे क्या क्या मिले मुझे? मेरी कॉस्ट कम, मेरी होल्ड अप प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, मेरे कस्टमर्स ज्यादा खुश रह पाएंगे, ज्यादा जल्दी मैं उनसे क्या ले पाऊंगी, फीडबैक ले पाऊंगी। आया बच्चों समझ में? वर्टिकल इंटीग्रेशन। मैंने आपको दूसरा डायग्राम भेजा है, देखो वो डायग्राम बनाकर आना है। जब भी एग्जाम में वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन पूछा जाएगा आपको वो डायग्राम बनाकर आना है। देखो इसमें आपको लिखा हुआ है रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। पहला फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, मार्केटिंग, सेल्स और आफ्टर सेल सर्विस को कंट्रोल कर रहा है, तो इसे क्या कहती हूँ, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। आ रहा है समझ में फॉरवर्ड वाला? अगर आप अपने इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहोगे, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन कह दोगे। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? अब आता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एक्स एक्सिस वाली लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल। आपका जो नया प्रोडक्ट है वो नया प्रोडक्ट
आपका सेम लेवल पे जो लोग काम करें उसी को आपने नया प्रोडक्ट बना लिया, मतलब या तो वो कोई आपका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट था, वो ही आप नया प्रोडक्ट आपने शुरू कर दिया। मतलब सपोज रॉ मटेरियल 1 एंड रॉ मटेरियल 2, ये दो कंपनीज हैं, दोनों का लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेम है, दोनों सेम लेवल पे आती हैं। तो रॉ मटेरियल 1 ने रॉ मटेरियल 2 को एक्वायर कर लिया, उसको मर्ज कर लिया, उसको टेक ओवर कर लिया। अब उसका नया प्रोडक्ट क्या हो गया? रॉ मटेरियल 2 वाला नया प्रोडक्ट हो गया। रॉ मटेरियल 1 था मेटल और रॉ मटेरियल 2 था आपका ग्लास। तो आपका जो नया प्रोडक्ट है वो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन वाला आपका नया प्रोडक्ट है। तो इस तरीके के इंटीग्रेशन को क्या कह देते हैं अपन? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। आया समझ में? वर्टिकल में तो अपन अपने सप्लायर्स को कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ जो मेरे बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो मेरा सेम लेवल ऑफ वाले प्रोडक्ट्स हैं, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्हीं के साथ मैंने मर्ज कर लिया, उन्हीं को मैंने एक्वायर कर लिया और वही मेरा नया प्रोडक्ट हो गया, वही मेरा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो उसे मैं क्या कहूंगी? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। आ रहा है समझ में कंसेप्ट? वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है आपका रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड मतलब जो नया प्रोडक्ट है वो पुराने वाले से रिलेट करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं पहले क्या बेच रही थी? शर्ट्स। अब मैं शर्ट्स के साथ क्या बेचने लग गई? जीन्स। तो नया जो प्रोडक्ट है वो पुराने वाले से कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं जो टेक्नोलॉजी शर्ट्स बेचने में काम में ले रही थी, वही टेक्नोलॉजी मैं जीन्स बेचने में काम में ले सकती हूँ। कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, जिन लोगों को मैं शर्ट्स बेच रही थी उन्हीं लोगों को मैं क्या बेच सकती हूँ? जीन्स बेच सकती हूँ। कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, जो स्किल्स मुझे शर्ट्स बनाने के लिए चाहिए थी, वही स्किल्स से मैं क्या बेच सकती हूँ? जीन्स बेच सकती हूँ। तो इसे क्या कहती हूँ? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जो नया प्रोडक्ट है वो पुराने वाले से रिलेट करता है इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर की स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ मार्केट या इन टर्म्स ऑफ योर कस्टमर्स। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन सेम है या अलग है? कैसे अलग है? क्या अलग है इनमें? उसमें तो सप्लाई चेन का पार्ट था। जो नया प्रोडक्ट आप बना रहे थे, कार बनाने के लिए मुझे मेटल चाहिए, तो वो मेटल उसका पार्ट था, रॉ मटेरियल था, वो मेरा नया प्रोडक्ट था। यहाँ पे शर्ट्स बेचने के लिए, शर्ट्स बनाने के लिए मुझे जीन्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो नया प्रोडक्ट होता है वो आपका सप्लाई चेन का पार्ट नहीं होता है, वो अपने आप में एक अलग प्रोडक्ट है जो सेम है पुराने वाले से इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ मार्केट, कि आप सेम कस्टमर को अप्रोच कर सकते हो, सेम टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हो, सेम मशीनरी काम में ले सकते हो, सेम मैन पावर की स्किल्स काम में ले सकते हो जो नया प्रोडक्ट है। तो उसे क्या कहते हैं अपन? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। आ रहा है बच्चों समझ में? लास्ट है आपका कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है? जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। अनरिलेटेड का मतलब क्या होता है कि जो नया प्रोडक्ट है वो पुराने वाले से कंप्लीटली अनरिलेटेड है, कुछ भी लिंकअप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं क्या बेचती थी? टोबैको। अब मैं क्या शुरू कर दिया बिजनेस? मैंने होटल्स खोल दिया मेरे। तो ये नया मेरा बिजनेस है, ये क्या पुराने वाले से लिंक है? क्या पुराना वाला मैन पावर, जो लोग टोबैको बेचते थे, क्या उनको होटल्स के कैसे सर्विसेज देनी है वो आएगा? नहीं। क्या आप सेम कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हो? नहीं। जिनको टोबैको बेच रहे हो उनको होटल्स के लिए नहीं दिखा सकते अपन। क्या आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी, जो टेक्निक आप काम में लेते थे टोबैको में, मशीनरी, वही मशीनरी आप होटल्स में काम में ले सकते हो? नहीं। तो कंप्लीटली अनरिलेटेड, एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट है। जो नया प्रोडक्ट है वो पुराने से एकदम अलग है, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, सब कुछ अलग, उसका मैन पावर अलग, उसकी
टेक्निक अलग और उसके कस्टमर्स अलग, तो उसे क्या कहते हैं अपन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन बच्चों 4 तरीके के होते हैं, कौन से, वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो नया प्रोडक्ट है वो मेरी सप्लाई चेन का ही पार्ट है। अगर मैं सप्लायर्स को कंट्रोल कर रही हूं तो वो मेरा क्या होगा, बैकवर्ड, और अगर मैं कस्टमर्स को कंट्रोल कर रही हूं तो क्या होगा, फॉरवर्ड। हॉरिजॉन्टल मतलब दोनों का लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेम। कॉन्सेंट्रिक मतलब रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, टेक्निक एंड कस्टमर्स। कॉन्ग्लोमरेट मतलब अनरिलेटेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मैन पावर एंड कस्टमर्स। जब भी आपसे डाइवर्सिफिकेशन एग्जाम में पूछा जाए, चाहे वो बोले चाहे ना बोले, आपको हमेशा विथ एन एग्जाम्पल बताकर आना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। चाहे बुक का एग्जाम्पल, चाहे मन से एग्जाम्पल, चाहे गूगल करके एग्जाम्पल, पर आपको एग्जाम्पल जरूर बताकर आना है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, आप अपनी सप्लाई चेन को खुद ऑन करने लग जाते हैं। यहाँ पे आपकी होल्डअप प्रॉब्लम खत्म हो गई, या फिर आप अपने सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसे आप क्या कह देते हो, वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। 2 तरीके का होता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड मतलब क्या होता है कि आप अपने सब्सिडीज जो है उसको खुद कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने सप्लायर्स को खुद कंट्रोल कर रहे हो, उसे क्या कहते हैं, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये एग्जांपल दिया है वही ऑटोमोबाइल का, कि अपन इनपुट्स खुद बनाने लग गए, उससे मेरी क्वालिटी अच्छी, होल्डअप प्रॉब्लम खत्म, कॉस्ट कम आएगी और कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। फॉरवर्ड में क्या होता है, आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खुद खोल रहे हो, तो इसका एग्जांपल है कि आफ्टर सेल सर्विसेज अपन खुद दे रहे हैं। कॉफी बीन मैन्युफैक्चरर में चूज टू मर्ज विद कॉफी कैफे। देन यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को कंट्रोल करो। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन में क्या है, आपका जो नया बिजनेस है वो सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाला बिजनेस है। नया बिजनेस पुराना, जो नया प्रोडक्ट है वो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन वाला नया प्रोडक्ट है। वो नया प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी हो सकता है, बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है, और कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट भी हो सकता है। एक रॉ मटेरियल ने दूसरे रॉ मटेरियल के साथ मर्ज कर काम कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। रिलेटेड, अनरिलेटेड, ये एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग रीड कर सकते हैं, काम आ सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, कि जो नया बिजनेस है वो रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग। नया वाला पुराने वाले से कनेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड मार्केटिंग। नया जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो आपकी प्रोडक्ट चेन में लाई नहीं करता, प्रोडक्ट चेन में लाई नहीं करता, वो अलग है, वर्टिकल लिंकेज से अलग है। वर्टिकल इंटीग्रेशन और कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन अलग है, क्योंकि वर्टिकल में तो जो नया प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट चेन में लाई कर रहा था, जबकि यहाँ पे नया प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट चेन में लाई नहीं करता है। ये एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ लेना। लास्ट है आपका, दैट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, मंडे को टेस्ट है अपना। अकाउंट्स का नहीं है, मेरा होगा। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ कोई लिंकेज नहीं है, नया बिजनेस पुराने से एकदम अनरिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड मार्केटिंग। ये जो एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं ये सब रीड कर लेना। जो मैंने इंट्रोडक्शन छुड़वाया है वो छुड़वाया क्यों है, क्योंकि वो आप खुद सेल्फ रीड करेंगे, उसमें हाँ उसमें यही सब दिया है जो मैं पढ़ा रही हूँ, यही सब दिया है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, सब रीड करना है, ठीक है।